हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गेट एक्सेल बॉटनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि गेट के पेपर में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। लाइफ साइंस की बात करें तो उन दो सब्जेक्ट में आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी की, जो कि 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से हम पीवाईक्यूज के थ्रू किस तरह से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गेट एक्सेल बॉटनी 2018। ओके, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्चुअली इसमें केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो डायरेक्टली बनाए जा सके। ओके, डायरेक्टली देख के सॉल्व किया जा सकते हैं, या तो फिर जिसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द जीन्स फॉर द माइक्रो आरएनए और mRNA इन द प्लांट्स आर यूजुअली ट्रांसक्राइब्ड बाय। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि mRNA की सिंथेसिस किस पॉलीमरेज के थ्रू होती है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो चलिए देखते हैं किसको आता है, कौन इसे सॉल्व कर सकता है। 10 सेकेंड मिलेंगे आपको। ओके, तो अगर आपको पता हो तो आप नोटिस करेंगे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको आता होगा तो आप डायरेक्ट 2 नंबर पा लेंगे, वरना आप लॉस कर जाएंगे, है ना, 2 नंबर का। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं, देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ट्रिक भी किस तरह से इसे हम याद कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपका mRNA जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू बनता है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू बनता है। क्लियर? नाउ किस तरह से हम इसे याद रखेंगे, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं एक प्लेन पेपर पे। क्या लिखा है? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड देयर ट्रांसक्रिप्ट। मीन्स कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज है और उसके ट्रांसक्रिप्ट कौन से हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, और यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखे हैं कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या बनाता है। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे कोड लिखा गया है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए को प्रोड्यूस करता है। ओके, पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए के सभी प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक, आरएनए बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सारे पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए को बनाता है। ओके, नाउ पॉलीमरेज सेकंड की बात करते हैं। पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो mRNA बनाता है। ठीक, और पॉलीमरेज 3 जो होता है वो tRNA बनाता है। अब एनालॉजी समझते हैं किस तरह से इसे याद कर सकते हैं, और बाकी फिर अदर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक, कि कौन कौन से अदर प्रोडक्ट है और किस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है हमारा है वो आर है, आपको याद रखना होगा। सेकंड के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, उसके बारे में क्या है चलिए ट्रिक देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कौन कौन से आरएनए बनाता है पॉलीमरेज सेकंड? mRNA बनाता है, snRNA बनाता है, miRNA बनाता है, siRNA बनाता है, snORNA बनाता है, hnRNA बनाता है और लाइन की सिंथेसिस करता है। ओके, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? एक कोड है, सन की सिमी स्नो में हनी खाने लाइन में लगी। कोड हमारा क्या है? सन की सिमी स्नो में हनी खाने, जस्ट अ मिनट, क्या है ये नोटिफिकेशन? डू यू वांट टू? ओके फाइन। ओके, हाँ, तो क्या है हमारा कोड? सन की सिमी स्नो में हनी खाने लाइन में लगी। ओके, सन की सिमी स्नो में, तो चलिए देखते हैं क्या है। सन की का मतलब होता है snRNA, सिमी SI-MI यानी कि SI-RNA और MI-RNA। ओके, स्नो यानी कि SNO-RNA। SNO का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ओके, न्यूक्लियोलर आरएनए। ठीक, में यानी mRNA, हनी यानी HNRNA। ओके,
और लाइन तो एक लाइन होता है, ठीक। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सन की सिमी स्नो में हनी खाने लाइन में लगी, ठीक। तो आपको पॉलीमरेज फर्स्ट का याद हुआ, पॉलीमरेज फर्स्ट का पता चल गया कि आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो एमआरएनए और उसके साथ साथ कौन से एसोसिएटेड आरएनए उसकी सिंथेसिस करता है। पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं, ठीक। पॉलीमरेज थर्ड टी 3 टी, ओके। पॉलीमरेज 3 टी आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक। नाउ इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखना है, पॉलीमरेज 3 के जो प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहले तो टी आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज थर्ड जो होता है सबसे पहले टी आरएनए बनाता है, ठीक। देन उसके बाद U6 आरएनए बनाता है। U6 आरएनए जो होते हैं वो स्प्लाइसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। U6 जो होते हैं वो, अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा भी उसके बारे में आइडिया होगा कि स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग, तो वहाँ पे U6 आरएनए जो होता है एज अ कैटालिस्ट का काम करता है, ओके। मेन जो प्रोटीन होता है वो U6 होता है और U2 होता है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि टी आरएनए, ओके, देन U6 आरएनए एंड इसी के साथ साथ एक और आरएनए साइन, ठीक। तो आपको ये 3 याद रखने होंगे। इन तीनों की सिंथेसिस कौन करता है? पॉलीमरेज 3 करता है, ओके। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 किस टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, ओके। नाउ हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिस्पॉन्स ट्रांसपोजिबल एलिमेंट AC एंड DC, ओके। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रांसपोजिबल एलिमेंट AC एंड DC। तो AC और DC का कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन हमारा लिया गया ये ट्रांसपोजोन्स से लिया गया है, और आपको पता है कि ट्रांसपोजोन्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी, और उन्होंने बताया था मेज में, उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था कि मेज का जो कर्नल कलर होता है, सीड कोट होता है, वो किस तरह से पर्पल या येलो किस लिए होता है ना। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट आंसर के ऊपर चलते हैं, देन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है बोथ AC एंड DS आर ऑटोनोमस बिकॉज दे इनकोड देयर ओन ट्रांसपोजेज। तो ट्रांसपोजेस का मतलब आपको पता है, ट्रांसपोजेस एक एंजाइम होता है। ट्रांसपोजेस क्या है? एक एंजाइम है। और AC एंड DS क्या है? 2 एलिमेंट है, ऑटोनोमस और डिसोसिएटर। आपको पता होगा कि इसमें AC जो होता है वो ऑटोनोमस होता है और DS जो होता है वो नॉन ऑटोनोमस होता है। मीन्स ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस का क्या मतलब है? ऑटोनोमस का मतलब ये है कि अपना सिंथेसिस, मतलब बेसिकली हम ये ट्रांसपोजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो AC ऑटोनोमस से मतलब ये कि AC अपना ट्रांसपोजिशन फ्रॉम वन DNA टू अनदर DNA खुद ही कर लेगा। जो एंजाइम्स उसको रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफिलमेंट खुद ही कर सकता है, खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। और DS जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? AC के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि AC जो होता है वो ऑटोनोमस होता है और DS जो होता है वो नॉन ऑटोनोमस होता है, ठीक। एंजाइम यहाँ पे जो की रेगुलेटरी होता है वो ट्रांसपोजेज होता है। तो अगर आप ऑप्शन बी देखें तो उसमें क्या लिखा है? बोथ AC एंड DS आर नॉन ऑटोनोमस। तो डेफिनेटली अभी मैंने बोला कि AC जो होता है वो ऑटोनोमस होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आपका फर्स्ट ए ऑप्शन भी गलत था, क्योंकि DS मैंने बात किया अभी कि DS ऑटोनोमस नहीं होता, DS डिपेंडेंट। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, A यानी ऑटोनोमस, D यानी डिपेंडेंट। क्लियर? नाउ ऑप्शन सी देखते हैं। सी में क्या लिखा है? ओनली AC इज ऑटोनोमस बिकॉज इट इनकोड्स इट्स ओन ट्रांसपोजेस। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन सही आया है ना। ये सही ऑप्शन आया है, ये सही ऑप्शन आया, देखिए, है ना। ओनली AC इज ऑटोनोमस बिकॉज इट इनकोड्स इट्स ओन ट्रांसपोजेस, ओके। नाउ फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। डी भी देख लेते हैं लेकिन एक बार। ओनली DS इज ऑटोनोमस बिकॉज इट इनकोड्स इट्स ओन ट्रांसपोजेस। नहीं, DS हमने देखा था किस तरह से वो डिपेंडेंट होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इकोटोन। इकोटोन के बारे में
कौन सा स्टेटमेंट सही है? इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? अगर आपको पता, आपने थोड़ी भी इकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा कि इकोटोन जो होते हैं वो ट्रांजिशन जोन होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? इकोटोन इज ए ट्रांजिशन एरिया। क्या है इकोटोन? एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए पहले ऑप्शन से इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन इकोटोन इज द सिनोनिम ऑफ एन इकोसिस्टम। नहीं, इकोसिस्टम का सिनोनिम बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है कंप्लीटली, कोई भी समझ सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? एन इकोटोन इज एन इंटरफेस जोन ऑफ द टू और मोर इकोसिस्टम। ये ऑप्शन प्रोबेबली सही है। चलिए फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एन इकोटोन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ लैंड बायोम। इकोटोन क्या है? एक स्पेशल फीचर है लैंड बायोम का। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। एन इकोटोन इज एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी। नहीं, इकोटोन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। इकोटोन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सही हो सकता था, बट मोर एक्यूरेटली हमारे पास ये ऑप्शन बी, हमने क्या बोला कि ट्रांजिशन जोन है, इसलिए हम इसे सही ऑप्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? सही हो गया। ओके, तो अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि इकोटोन क्या होते हैं, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एन इकोटोन इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। ओके, इट मे बी नैरो और वाइड एंड इट मे बी लोकल। या तो ये नैरो और वाइड भी हो सकती, नैरो भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, पंच लाइन लिखी है, द जोन बिटवीन अ फील्ड एंड द फॉरेस्ट। ओके, ये लाइन देखिए। और रीजनल, द ट्रांजिशन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो ये पर्टिकुलर देखिए, ये एरिया इतना फॉरेस्ट का दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ग्रासलैंड है, यहाँ पे एक ग्रासलैंड है। ओके, तो इस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो ये एरिया आ रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया आ रहा है, इसको हम इकोटोन कहते हैं। ओके, मतलब एक तरफ पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, जस्ट उससे थोड़ा सा ही आगे ग्रासलैंड शुरू हो जा रहा है। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो जगह है वहां पे क्या है? ग्रासलैंड्स भी पाए जा रहे हैं, प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट के ट्री भी पाए जा रहे हैं। तो मतलब क्या, वहां पे एक मिक्सअप मिल रहा है ना, दोनों तरफ दो इकोसिस्टम के बीच की डाइवर्सिटी मिल रही है। ओके, तो वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी। ओके, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक, इंक्रीज लैंडस्केप डाइवर्सिटी। क्लियर? इकोटोन समझ में आ गया। इकोटोन से रिलेटेड है एज इफेक्ट। ओके, इसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। किस चीज को बोलते हैं? कि जो ट्रांजिशन जोन होता है वहां पे डाइवर्सिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, उसी पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। क्लियर? तो इकोटोन और एज इफेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़े हो तो ये फाइटो हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली ऑक्सिन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। तो बेसिकली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन लिया गया। ओके, और आपको याद रखना है इनकरेक्ट बताना, करेक्ट नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्यूटेटिव इन्फ्लक्स कैरियर ऑक्स इज ए साइटोसोलिक प्रोटीन। ऑक्स क्या साइटोसोलिक प्रोटीन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता होगा तो ऑक्स एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एसोसिएटेड प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। तो ये साइटोसोलिक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन रूट्स टेंड टू बी बोथ एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ नैप्थेथैल्मिक एसिड NPA इज एन इनहिबिटर ऑफ पोलर ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ओके, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। OX1 and PIN1 proteins are located in the opposite end of a cell
फॉर अ पोलर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑक्स और पिन जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनफ्लक्स कैरियर ऑक्स 1 इज अ साइटोसोलिक प्रोटीन। तो आपको याद रखना होगा कि ऑक्स 1 जो होते हैं वो साइटोसोलिक प्रोटीन नहीं होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। चलिए इसके बारे में जरा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अपने को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था कि एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल क्या होता है। ओके, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। अगर ये प्लांट है, अगर ये प्लांट है, ओके, और अगर यहाँ पे ये शूट एपेक्स है, अगर ये पर्टिकुलर एरिया, अगर मैं इसको एपेक्स बोल रहा हूँ, ये कौन सा रीजन है, ये एपेक्स है, ओके, ये एपेक्स है। तो जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा ऑक्सिन शूट रेपाइकल मेरिस्टेम सैम से, जब ये नीचे की ओर आएगा, शूट रीजन से जब नीचे की ओर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे बेसिपिटल। कौन सा हो जाएगा ये, बेसिपिटल, टुवर्ड्स द बेस। ओके, टुवर्ड्स द बेस, क्लियर, बेसिपिटल हो गया, ठीक। अब एक्रोपिटल का मतलब क्या है, एक्रोपिटल का मतलब क्या है, एक्रोपिटल यहाँ पे देखिए, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। बेसिपिटल का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन एक्साइडोट पोलिप्टाइल सेक्शंस आईए मूव्स मेनली फ्रॉम द एपिकल टू द बेसल एंड, मतलब शूट एपेक्स से बेस की तरफ बढ़ रहा है, ओके, तो उसको हम क्या बोले, बेसिपिटल, ठीक। और ये पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, यूनिडायरेक्शनल पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन को डिसाइड करे, जो हमें डायरेक्शन में डिस्टिंग्विशनेस बताए, है ना, तो वो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन इकलौता हार्मोन है जो कि पोलर ट्रांसपोर्ट देता है, कोई और हार्मोन पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं देता, क्लियर। तो बेसिपिटल का मतलब समझ में आ गया, तो बेस तक आ रहा है, ठीक। नाउ सपोज हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो बेसिपिटल मतलब बेस की तरफ जो मूवमेंट है उसे हम बोल रहे हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। नाउ सपोज ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है, ऑक्सीजन इस रीजन तक आ चुका है। नाउ इस रीजन के बाद जब ये ऑक्सीजन नीचे की ओर जाएगा, रूट टिप की ओर जाएगा यहाँ से, ओके, अब डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो रहा है रूट टिप की ओर ग्राउंड में, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे लिखा भी है कि एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज टुवर्ड्स द टिप अकर्स इन द फ्लोएम, और ये कहाँ पे होता है, फ्लोएम में होता है, ठीक। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक्रोपिटल क्या होता है, बेसिपिटल क्या होता है। एक्रोपिटल फिर से एक बार समझ लीजिए, सपोज ये एक हमारा प्लांट है, ठीक, और ये यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन सॉइल सरफेस है, और यहाँ पे कई सारे रूट निकले हुए हैं, ठीक, रूट टिप है, बहुत सारे रूट टिप है, ओके। तो फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम एपेक्स टू डाउनवर्ड, जो एपेक्स से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीजन का, वो क्या है, वो बेसिपिटल है, वो बेसिपिटल है। एंड नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब रूट टिप की ओर जब आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। तो आई होप कि आपको एक्रोपिटल और बेसिपिटल ये जो वर्ड दिए गए हैं, एक्रोपिटल और बेसिपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ओके। अब एक और स्टेटमेंट है, इसी के साथ एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं, एनपीए नैप्थोथैलेमिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ हम एक और चीज देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि ऑक्स जो होता है, ऑक्स के बारे में ये कहा गया था कि ऑक्स जो होता है वो साइटोसोलिक प्रोटीन होती है। तो अगर आप ऑक्स के लोकेशन को देखें तो ऑक्स का लोकेशन देखिए, ऑक्स यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर जगह में ऑक्स दिख रहा है, ऑक्स है ना, यहाँ पे ऑक्स बना हुआ है, ओके। तो अगर यहाँ पे ऑक्स बना हुआ है, क्लियर, तो आप खुद ही बताइए कि क्या ऑक्स जो होते हैं वो क्या साइटोसोलिक होते हैं, नहीं ना, साइटोसोलिक नहीं होते, क्लियर हो गया, ये ऑक्स साइटोसोलिक नहीं होते, ये तो क्लियर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। पिन की अगर बात करें, अगर पिन ओके, पिन की बात करेंगे तो पिन भी आप देख सकते हैं, पॉइंट चेंज हो जा रहा है, ये सही होगा, हाँ चलो पिन के बारे में बात करते हैं, पिन के बारे में, ठीक। तो पिन के भी देखिए,
बहुत सारे पिन प्रोटीन, पिन 5, पिन 6, पिन 8 जो है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। तो एक स्टेटमेंट आपका था कि पिन और ऑक्स, ये ऑक्स हो गया, ये पिन हो गया, दोनों अपोजिट होते हैं। एकदम सही, दोनों अपोजिट होते हैं। क्लियर है, दोनों अपोजिट होते हैं। नाउ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन सेल के अंदर होता है, ऑक्सीजन ये जब सेल के अंदर है आईए के फॉर्म में, दो फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक आईए प्लस यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म, यहाँ पे देखिए IAH प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ओके। और इसी के साथ होता है एक डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी कि IA माइनस, ये रहा। तो ऑक्सीजन के दो फॉर्म होते हैं, IA प्लस और IA माइनस। क्लियर, पहली बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, सीन क्या होता है यहाँ पे, जो ये हमारा साइटोसोल है, यहाँ का pH जो होता है वो 7 होता है, लगभग बेसिक होता है। जबकि ये एपोप्लास्टिक रीजन है, यहाँ पे जो pH होता है वो एसिडिक होता है, लगभग 5 होता है। क्लियर, तो pH का डिफरेंस होता है, pH डिफरेंस है। यहाँ पे pH देखिए एपोप्लास्टिक रीजन है 5 हो रहा है, और यहाँ पे अंदर का pH सेल के वो 7 हो रहा है। तो जब IA फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जब एक सेल से दूसरे सेल में जब मूवमेंट करेगा, सपोज ये यहाँ पे IA है, यहाँ पे IA है, इस IA को यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे आना है। कहाँ पे आना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आना है। तो ये IA नेगेटिव के फॉर्म में पड़ा हुआ है। IA नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, पिन होंगे, पिन, क्योंकि पिन जो होते हैं वो इफ्लक्स कराते हैं। दो चीजें आपको पता होना चाहिए, पिन जो होते हैं, पिन PIN, पिन प्रोटीन जो होते हैं, ओके, वो इफ्लक्स कराते हैं, और ऑक्स जो होते हैं वो इनफ्लक्स कराते हैं। ऑक्स क्या कराते हैं, इनफ्लक्स कराते हैं, और पिन जो होते हैं इफ्लक्स कराते हैं। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कहीं भी कोई बैलून है, उसमें जब आप पिन इंसर्ट करेंगे तो बैलून से मटेरियल बाहर आ जाएगा, है ना। तो जस्ट लाइक हमारा सेल है और उसके अंदर प्रोटीन पिन है, तो जैसे ही पिन की एक्टिविटी एक्टिवेट होगी तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ऑक्स जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, फिर बाय डिफॉल्ट आपके इनफ्लक्स कैरियर हो जाएंगे, मतलब वो इनफ्लक्स का काम करेंगे। क्लियर, इस तरह से मैंने याद किया था, आप भी याद रख सकते हैं। तो हमने दो चीजें जानी कि पिन और ऑक्स कैसे फंक्शन करते हैं। दूसरी बात हमने जानी कि कितने तरह के IA के फॉर्म होते हैं। IA के दो फॉर्म होते हैं, IA नेगेटिव और IA पॉजिटिव प्रोटोनेटेड। तो जब IA यहाँ से एपोप्लास्टिक रीजन में आएगा तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये IA जो होगा इसके साथ क्या करेगा, H+ के साथ रिएक्ट करके प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ओके। तो IAH बना लेगा। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये IAH में कन्वर्ट हो गया, IAH में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं आप भी, ओके। क्लियर, IAH में कन्वर्ट हो गया। नाउ यही IAH जो होगा प्रोटोनेटेड फॉर्म में, पिन हमारा ये ऑक्स प्रोटीन के थ्रू IAH में प्रोटोनेटेड फॉर्म में साइटोसोल के अंदर जाएगा। ठीक, जैसे ही साइटोसोल के अंदर जाएगा, यहाँ का pH जो है बहुत ही बेसिक होता है। pH बहुत ही बेसिक होने की वजह से क्या होगा, pH बहुत ही बेसिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड स्टेट में आ जाएगा, ओके, डीप्रोटोनेटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक, और ये IA नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, IA नेगेटिव प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ से जो H+ है, इस सेल में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही इस सेल में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिफरेंट टाइप के H+ पंप पड़े रहते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के H+ पंप पड़े रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, H को वापस से बाहर निकाल के एपोप्लास्टिक रीजन में डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं, H जो है वापस से बाहर निकल गया। तो इस तरह से साइटोसोल का pH बहुत ही बेसिक मेंटेन रहता है, और यहाँ पे जो एपोप्लास्टिक रीजन है, यहाँ का pH जो है वो भी एसिडिक मेंटेन रहता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के H+, यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे डिफरेंट टाइप के H+ प्रोटॉन पंप काम करते रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से
ऑक्सिन एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करता है पोलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे डायरेक्शन आप देख सकते हैं, फ्रॉम एपेक्स टू बेस पे मूवमेंट हो रहा है। ओके, एपेक्स से बेस में मूवमेंट हो रहा है। ओके, अब इनिबिटर्स की बात कर लेते हैं। अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था इनिबिटर्स के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है इनिबिटर्स के बारे में, ऑक्सिजन से पूछता रहता है। तो एक टाइबा जो है बहुत ही फेमस एग्जांपल है, 2,3,5 ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड, और एनपीए जिसका नाम अभी दिया गया था नेप्थेथैल्मिक एसिड। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों के दोनों जो इनिबिटर है ये इफ्लक्स का काम करते हैं। ऑक्सिन इफ्लक्स का काम करते और ऑक्सिन इफ्लक्स के इनिबिटर है। ओके, तो ऑक्सिन का इफ्लक्स नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको इससे ट्रीट कर देते किसी सेल को तो ऑक्सिन इफ्लक्स नहीं होगा, मतलब कि सेल का ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ एक और इनिबिटर है Mg132। Mg132 जो होता है वो किसका इनिबिटर है, प्रोटियासोम का इनिबिटर है। प्रोटियासोम के बारे में आप जानते होंगे कि सेल में जब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है तो उसको डिग्रेड करने का काम कौन करता है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो खैर ये सब बहुत ही आगे के पाथवे हैं। अभी इतना समझिए कि Mg132 जो होता है वो इनिबिटर होता है किसका, प्रोटियासोम का इनिबिटर होता है, और इस तरह से ऑक्सिजन पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे को ये रोक सकता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ इनिबिटर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इधर ट्रू और फॉल्स। तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया है कि माइटोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन द डिप्लॉयड मदर सेल। तो क्या ये सही बात है, माइटोसिस जो होता है केवल डिप्लॉयड में होता है? क्या डिप्लॉयड में होता है कि हैप्लॉयड, डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों में होता है? तो अगर आपको बेसिक सेल साइकिल का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि माइटोसिस जो होता है वो 2n में भी होता है। ओके, माइटोसिस जो होता है 2n में भी होता है और दूसरा n में भी होता है। ओके, 2n और n दोनों में होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो आपका हो गया ये गलत हो गया। तो P तो गलत हो गया, तो P तो फॉल्स है ना। P फॉल्स किसमें है, एक इसमें है एक इसमें है। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि हमारा ऑप्शन या तो B होगा या तो D हो गया। अब अगला देखते हैं, क्यों क्या बोल रहा है कि माइटोसिस अकर्स बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल। यस, बिल्कुल, अभी हमने बोला कि माइटोसिस जो होता है डिप्लॉयड में नहीं होता, हैप्लॉयड में भी होता है। तो क्यों हमारा जो है ट्रू है, क्यों दोनों में ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, मियोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन द डिप्लॉयड मदर सेल। मियोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन द डिप्लॉयड मदर सेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मियोसिस केवल डिप्लॉयड में होती है, क्योंकि इसलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। आपको पता होगा माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि माइटोसिस, जब ये माइटोसिस से प्रोडक्ट बनेंगे तो बेसिकली 4 प्रोडक्ट जो बनते हैं, माइटोसिस से 4 प्रोडक्ट 4 बनेंगे, 4 गैमेट्स। तो इनमें जो क्रोमोसोमल नंबर होंगे ओके ये इक्वल होगा, डीएनए कंटेंट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक, जबकि मियोसिस जब होता है तो उसमें हाफ हो जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। ओके, मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस, ये आर ऑप्शन भी हमारा सही है, तो आर स्टेटमेंट ट्रू, तो इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाय डिफॉल्ट जब हम बोल रहे हैं कि मियोसिस एक्सक्लूसिवली डिप्लॉयड मदर सेल में हो रहा है तो इसके अपोजिट वाला बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा। क्लियर, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे कुछ माइटोसिस और मियोसिस के फीचर दिए गए हैं, आप इसे बाद में देख सकते हैं। ओके, ये भी मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कुछ बेसिक पॉइंट जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, तो फटाफट देख लेते हैं कि माइटोसिस जो होता है केवल सोमैटिक सेल्स में होते हैं और मियोसिस जो होते हैं केवल जर्म सेल्स में होते हैं। ओके, न्यूक्लियस केवल एक ही बार डिवाइड करता है, न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है। ठीक, माइटोसिस में देखेंगे तो 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, मियोसिस में देखेंगे तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक,
माइटोसिस जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल में पाए जाते हैं, मियोसिस जो होते हैं वो, मतलब कि माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, और मियोसिस जो होते हैं वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली। माइटोसिस जो होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है मियोसिस के कंपैरिजन में, क्योंकि मियोसिस में केवल जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म्स या ओवरीज का प्रोडक्शन होता है। ओके, क्लियर है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, नो क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और इसे मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है, ये याद होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये पता होना चाहिए कि हम करेक्ट चेक कर रहे हैं या इनकरेक्ट चेक कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन से हमारा फोटोसिंथेसिस से, ओके, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए देखते हैं, पी स्टेटमेंट देखते हैं। द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्विंग PS1 रिजल्ट इन द नेट प्रोडक्शन ऑफ बोथ ATP एंड NADPH। क्या बोल रहा है कि जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, PS1 को इन्वॉल्व किया जाता है और उससे हमें ATP और NADPH दोनों मिलते हैं। तो अगर आपको लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ा याद आ रहा हो तो आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन उसको बोलते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंटीना सिस्टम और उसके साथ फोटो सेंटर्स काम आते हैं, फोटो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी प्रेजेंस में क्या हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे साइक्लिक के बारे में बात कर रहा है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे PS1 इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे यहाँ तक सही है कि PS1 इन्वॉल्व होता है और नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ये लाइन गलत हो गई, NADPH का जनरेशन नहीं होता वहाँ पे। ओके, केवल ATP की सिंथेसिस होती है, केवल ATP की सिंथेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? तो हमारा ये P तो गलत हो गया, P गलत हो गया, तो इसी के साथ साथ हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नाउ बचा क्या? द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्विंग द PS1 रिजल्ट इन द नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो Q हमारा सही हो जाएगा और इसी के साथ हम ऑप्शन C हमारे आंसर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें स्टेटमेंट की और एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी जाके हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे और उसके बाद हम एक एक स्टेटमेंट देखेंगे, वेरीफाई करेंगे हम कॉन्सेप्ट के साथ कि किस तरह से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, रुबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RUBP एंड CO2 इन 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? C3 साइकिल। अगर रुबिस्को का नाम आया तो आपको C3 साइकिल की याद आनी चाहिए। रुबिस्को का यूज कहाँ पे होता है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना। रुबिस्को जो होता है वो एंजाइम CO2 की प्रेजेंस में RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को फिक्स करता है, को कन्वर्ट करता है किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिया है क्या? ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो सही है, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये केस हमारा है C2 साइकिल का है। ओके, ये केस जो होता है वो C2 साइकिल में होता है और वहाँ पे O2 की प्रेजेंस में होता है। ओके, O2 की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे दो चीजें गलत दी हुई हैं। क्लियर, समझ में आया? अगर यहाँ पे सिर्फ CO2 लिखा होता और CO2 के साथ साथ ये लाइन नहीं होती 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर सिर्फ इतना दिया होता, रुबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RUBP एंड CO2 इनटू 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये सही स्टेटमेंट होता। बट यहाँ पे CO2 के साथ साथ दिया है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है वो C2 साइकिल में बनता है, इसीलिए तो इसका नाम C2 साइकिल है। तो समझ में आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। रुबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RUBP एंड O2 इनटू 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट, है ना। मैंने कहा था, ये देखिए C2 साइकिल की बात हो रही है, जस्ट वही स्टेटमेंट जिसको अभी हमने रेक्टिफाई किया,
यहाँ पे O2 होना चाहिए था और यहाँ पे, तब जाके ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ अब स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, जो हमने देखा क्या वो सही है कि गलत है। ओके, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब वहाँ पे स्टेटमेंट साइक्लिक का दिया है तो हमें नॉन साइक्लिक भी पता होना चाहिए। ओके, तो फटाफट ब्रीफली हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में एनर्जी फोटोन्स आए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट दिया गया है। इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया है, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ओके, क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ लैपटॉप पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है विदाउट माउस। ओके, बट कोई नहीं, मैनेज करते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे। ओके, फियोफाइटिन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद रेडॉक्स चेन शुरू हो जाएगा, यहाँ से प्लास्टोक्यूनोन हो, सबसे पहले प्लास्टोक्यूनोन आता है, देन साइटोक्रोम B6 आते हैं, देन प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन होते होते PS फर्स्ट पे आता है और PS फर्स्ट से फाइनली फेराडॉक्सिन में आ जाता है और फिर जाके NADPS का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये देखिए NADPS का फॉर्मेशन जो है वो नॉन साइक्लिक में हो रहा है और वहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? NADPS का फॉर्मेशन साइक्लिक में बता रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर? और यहाँ पे ATP की भी सिंथेसिस हो रही है। तो आपको एक कंक्लूजन मिला कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH दोनों की सिंथेसिस होती है, ना कि साइक्लिक में होती है। क्लियर? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा फेराडॉक्सिन होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेप्टर जो होता है फेराडॉक्सिन होता है। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? और कौन सा पॉइंट है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट आता है। ओके, सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर? और एक और बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक में वाटर का डिसोसिएशन होता है, वाटर फोटोलिसिस होती है। ठीक? नॉन साइक्लिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, फोटो सिस्टम सेकेंड पहले इन्वॉल्व हो रहा है, ATP और NADPS दोनों का जनरेशन होता है। ठीक? और फेराडॉक्सिन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एक की पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी NADPH की बात आए तो आप आंख बंद करके उसे सिंथेसिस फेज कंसिडर कर सकते हैं। ये एक थंब रूल है, आपको याद होना चाहिए कि कहीं भी अगर NADH की बात होती है, NADH की बात हो रही है तो मतलब वहाँ पे कैटालिटिक प्रोसेस चल रही है, और जहाँ पे NADPH की बात हो रही है वहाँ पे सिंथेसिस फेज चल रही है। तो अगर आप इस पॉइंट को भी याद रखते हैं तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को और इलॉबरेट करके दिखाया गया है। यहाँ पे किस तरह से लाइट आ रही है, किस तरह से लाइट आ रही है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फोटो सिस्टम है। P680 रिएक्शन सेंटर है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। किस तरह से? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन और डिफरेंट रेडॉक्स चैन के थ्रू होते होते, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है NADP फाइनली फेराडॉक्सिन के पास आता है, और देन यही NADPH जो बना है और ATP जो बना है वो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में CO2 को फिक्स करने के लिए चली जाती है। क्लियर? नाउ साइक्लिक की बात करते हैं। हमारा स्टेटमेंट जो था, फर्स्ट स्टेटमेंट था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH का जनरेशन होता है। तो वो हमने स्टेटमेंट गलत कर दिया, हमने उसको प्रूफ रेक्टिफाई करके सही किया है। नाउ अब बात ये आती है कि जब ATP और NADPH नहीं बनता तो क्या बनता है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लिक में क्या होता है? सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक? यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से प्रोसेस होगी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिएक्शन सेंटर को एक्साइट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे, ठीक, केवल यहाँ पे एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा। हीट बोलो या तो फिर फोटोन बोलो, फोटो सिस्टम 1 को एक्साइट कर रहा है, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ पे फेराडॉक्सिन आ जाएगा, फेराडॉक्सिन, फिर प्लास्टोक्यूनोन, देन साइटोक्रोम 6 एंड फाइनली प्लास्टोसाइनिन से होते होते ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस भी नहीं होती। पहली बात, वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है। दूसरी बात,
यहाँ पे केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है और वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो आई होप कि आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक और स्टेटमेंट था हमारा RUBP का, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं, उसे भी वेरीफाई करते हैं कि हम कितने हद तक सही थे। ओके, RUBP देख सकते हैं। RUBP राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट CO2 के साथ, इसी को हम कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। CO2 बाइंड टू RUBP शुगर विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। ये एकदम स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए उसमें भी यही बोला जा रहा था कि CO2 जो होता है RUBP के साथ रिएक्ट करके रुबिस्को की प्रेजेंस में क्या बनाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है जो कि थोड़े ही समय बाद डिसोसिएट हो जाते हैं और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। मतलब ये कि जब ये RUBP CO2 के साथ मिक्स होगा, CO2 के साथ कंडेंस्ड होगा, तब 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा। कितने कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा? 6 कार्बन। लेकिन 6 कार्बन ये जो मॉलिक्यूल बनाता है ये स्टेबल नहीं होने के कारण तुरंत ही ब्रेकडाउन हो जाता है और ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जस्ट बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है वो 3 कार्बन का है, इसलिए हम बोलते हैं इसे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। या इसीलिए हम इसे बोलते हैं C3 साइकिल। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि C3 साइकिल इसे क्यों बोलते हैं। ओके, नाउ एक और बात, इसी को कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं। इसी साइकिल को, केल्विन साइकिल को हम कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है, एटमॉस्फेयर से जो CO2 आ रहा है उसको हम RUBP के साथ फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कार्बन फिक्सेशन साइकिल। ओके, नाउ ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस था। ओके, नाउ अगली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन फेज होगा। रिडक्शन फेज में हम क्या करेंगे? जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है उसको हम रिड्यूस करेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या होगा? एक तरफ हमारा ग्लूकोज बन जाएगा फाइनली ग्लूकोज बन जाएगा और देन आगे की ओर रीजनरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। और रीजनरेशन फेज में क्या होगा कि हम वापस से RUBP का रीजनरेशन करेंगे। तो ये साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम कभी डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब रिडक्शन फेज जब शुरू होता है इसका, तो रिडक्शन फेज में ही डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स बनते हैं। डिफरेंट टाइप के 4 कार्बन, 5 कार्बन, ओके, 6 कार्बन और 7 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, स्यूडोहेप्टुलोज। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि रिडक्शन फेज में बनते हैं। ठीक, एक और बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो ATP और NADPH फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में बने थे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, उसी को यहाँ पे C3 साइकिल में यूटिलाइज कर लिया जाता है। क्लियर? उसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है। और यहाँ पे कुछ नेक्स्ट टेबल की ओर बढ़े तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंस दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या गूगल से सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहले हम टेबल देख लेते हैं, देन इसके बाद हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टाइप का जो फ्रूट है वो है बेरी। टाइप्स ऑफ फ्रूट में बेरी। ओके, बेरी ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं जिसमें मल्टीपल सीड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो की बात करेंगे तो उसमें बहुत से छोटे छोटे मल्टीपल फ्रूट्स पाए जाते हैं। और दूसरी सबसे बात क्या है, बेरी की इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरी इम्पोर्टेंट फीचर है
कि बेरी जो फ्रूट होता है उसमें हम उसके कंप्लीट पार्ट को खा सकते हैं। क्या टमाटर को आप पूरा खा सकते हैं? यस, आप टमाटर को पूरा खा सकते हैं। ठीक, तो बेरी ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं जिसमें मल्टीपल सीड्स पाए जाएं, स्मॉल मल्टीपल सीड्स, और आप उसको पूरा खा सके। ठीक, कोई भी फ्रूट होता है तो उसके 3 लेयर होते हैं। एक आउटर लेयर होता है जिसको हम एपिकार्प बोलते हैं, इंटरनल पोर्शन जो ये होता है इसको हम मेसोकार्प बोलते हैं, और देन उसके अंदर का जो होता है वो एंडोकार्प होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिकार्प दिया है, मेसोकार्प दिया है एंड देन एंडोकार्प दिया है। क्लियर? नाउ सेकंड फ्रूट टाइप के बारे में आते हैं। बेरी का हो गया, बेरी आपको समझ में आ गया किसे बोलते हैं। नाउ हेस्पेरिडियम की बात करते हैं। हेस्पेरिडियम एक फ्रूट टाइप है। तो ऐसे फ्रूट जिसमें रेसे का मतलब क्या है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, ओके है ना, तो इन सभी फ्रूट्स में क्या होता है, रेसेदार फ्रूट्स होते हैं। ओके, तो ऐसे फ्रूट्स जितने भी होते हैं उन सभी को हेस्पेरिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडियम बोलते हैं। ठीक, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि पोम जो होता है वो एप्पल का टाइप है, एप्पल जो होता है पोम का टाइप होता है। क्लियर? और ड्रुप में मैंगो आते हैं, ड्रुप में मैंगो आते हैं। ओके, ड्रुप किसको बोलते हैं? ड्रुप ऐसे फ्रूट को बोलते हैं जिसका जो एपिकार्प है वो नहीं खाया जा सकता, जो एपिकार्प जो होता है वो नहीं खाया जा सकता। क्लियर? एपिकार्प जो है वो नहीं खाया जा सकता। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन पे आने से पहले एक और हम टेबल देख लेते हैं, कुछ और फ्रूट के टाइप। ओके, यहाँ पे कैप्सूल एक फ्रूट टाइप होता है। कैप्सूल फ्रूट टाइप में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है, ये जो टाइप डिसाइड हुआ है वो डेहिसेंस के बेसिस पे हुआ है कि इधर वो जो पर्टिकुलर फ्रूट है वो डेहिसेंट करता है कि नहीं। डेहिसेंट का मतलब क्या है? फटना। जब पॉलिनेशन जो होता है उसका किस तरह से होता है। ठीक, तो अगर फ्रूट का ये देखिए पर्टिकुलर फ्रूट है ना, ये पेपावरेसी का कॉमन फीचर है। तो ये फ्रूट किस तरह से जब ऐसे डेहिसेंट करेगा, फट के क्या होगा, इस तरह से मैच्योरेशन के बाद ये इस तरह से स्प्लिट होगा और एयर के थ्रू पॉलिनेट करेगा। ठीक, तो इसलिए हम इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। नाउ कैप्सूल और लेग्यूम में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। कैप्सूल भी फटता है और लेग्यूम भी फटता है, लेकिन लेग्यूम जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्रॉम अबव टू लोअर, फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड जो लोब होते हैं, फॉर एग्जांपल मटर को आप देखेंगे तो कैसे मटर को आप बीच से फाड़ सकते हैं, है ना। ये देखिए किस तरह से मटर को बीच से फाड़ा गया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप उसको फाड़ सकते हैं, उसका पॉइंट डिसाइडेड है। ओके, उसका पॉइंट डिसाइडेड है। ठीक, तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेग्यूम बोलते हैं। इस तरह के जो फ्रूट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेग्यूम बोलते हैं। तो आपको कैप्सूल क्लियर हो गया, आपको लेग्यूम क्लियर हो गया। ओके, नाउ एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं। एग्रीगेट फ्रूट किसे बोलते हैं? ऐसे फ्रूट जो मेनी वन सीडेड ड्रूपलेट्स प्रोड्यूस बाय सिंगल फ्लावर, ऐसे फ्रूट जो कि सिंगल फ्लावर से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट। अगर आपको ये आप देख सकते हैं मलबेरी लाइक, ओके, तो जो छोटे छोटे मलबेरी लाइक हो गया, मलबेरी जो हो गया वो आपका एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल है। आपका पाइनएप्पल, अनानास जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक एग्रीगेट फ्रूट होता है। ओके, तो ये एग्रीगेट फ्रूट के एग्जांपल हो गए। नाउ सिनकोनस फ्रूट देखते हैं। सिनकोनस फ्रूट क्या होते हैं? ठीक, ऐसे फ्रूट जो कि हाइपेंथोडियम से डेवलप होते हैं। हाइपेंथोडियम एक तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब फ्लावर अरेंजमेंट। इन सभी टर्म्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फ्लावर मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, सिनकोनस फ्रूट जो होता है वो केवल फाइकस में पाया जाता है। एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है जो आपको कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। सिनकोनस जो होता है वो फाइकस में पाया जाता है। ओके, फाइकस में पाया जाता है। ठीक, नाउ सोरोसिस की बात कर लेते हैं। डेवलप फ्रॉम स्पाइक और स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का बेसिक मतलब आप समझ लीजिए कि फ्लावर की अरेंजमेंट, किस तरह से फ्लावर अरेंज है। ओके, उसके बेसिस पे तो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। यहाँ पे एक इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है स्पाइक दिया हुआ है, स्पेडिक्स दिया हुआ है। ठीक, तो स्पाइक या स्पेडिक्स का जो एग्जांपल है वो
जिसको हम हिंदी में कटहल बोलते हैं। ओके, अदर नेटिव लैंग्वेज में अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। ओके, तो ये भी जो है जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मलबेरी हो गया, ये सारे क्या है एग्रीगेट फ्रूट है और इसी को मल्टीपल फ्रूट भी बोलते हैं। लेकिन ये किसके एग्जाम्पल है? सोरोसिस के एग्जाम्पल है, ये सोरोसिस के एग्जाम्पल है। तो आपके 3 हो गए, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए? सोरोसिस के एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो अब आपको ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, तो सिनकोनस की बात करें, सिनकोनस अभी हमने देखा फाइकस में पाया जाता है। ओके, सिनकोनस जो होता है वो फाइकस में पाया जाता है, फाइकस रिलीजियोसा या फाइकस बेंगालेंसिस। पी का ये थर्ड हो जाएगा। ओके, पी का ये क्या हो जाएगा? पी का ये थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। ओके, नाउ कैप्सूल, कैप्सूल जो था वो पेपावरेसी में पाया जाता था, कैप्सूल जो है वो पेपावरेसी में पाया जाता है। ओके, एक गलत ऑप्शन लग गया यहाँ पे, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे कैप्सूल, कैप्सूल, ओके, बॉल पॉइंट, कैप्सूल पेपावरेसी का फीचर है, हो गया। लेग्यूम जो होता है, ड्रुप, ड्रुप जो होता है अभी हमने देखा ड्रुप। ओके, ड्रुप जो है वो एनोनेसी का फीचर है। एनोनेसी में आपको पता होना चाहिए कि पाइनएप्पल और ये सारे आते हैं फ्रूट। ओके, इटैरियो ऑफ ड्रुप, इटैरियो का मतलब होता है ग्रुप में, एग्रीगेट। ओके, लेग्यूम जो है वो फेबेसी का एग्जाम्पल है, लेग्यूम जो होता है वो फेबेसी में पाया जाता है और कैप्सूल जो होता है वो पेपावरेसी में पाया जाता है। सिनकोनस जो होता है वो मोरेसी में पाया जाता है, सिनकोनस मोरेसी। क्लियर? तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डिलीट हो गया है, बट आप इसको पेपर से चेक कर सकते हैं और जितना मैंने बताया उसके बेसिस पे आप इसे कर ही लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ओके, फोटो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन करेक्ट हमें बताना, मैचिंग मैचिंग करनी है। ओके, मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में चलिए देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। फोटो रेस्पायरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन में ग्लाइसिन से सेरीन एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इस बार के नेट में भी पूछा था, 2020 नेट में, नवंबर नेट में पूछा था फोटो रेस्पायरेशन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा था ये। तो ग्लाइसिन से सेरीन, फोटो रेस्पायरेशन। पी का चौथा, पी का चौथा देखिए कहाँ पे है, पी का चौथा केवल एक जगह है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया डायरेक्टली। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से आपका डायरेक्टली क्लियर हो गया। लेकिन चलिए अगर आपको और वेरीफाई करना है तो आगे बढ़ते हैं, फैटी रेस्पायरेशन की बात करते हैं। ओके, रेस्पायरेशन या तो फिर फैटी एसिड सिंथेसिस की भी बात, कहीं से भी आप ले सकते हैं। जो आपको आते हो यहाँ पे ये नहीं देखना होता कि आपको कौन से नहीं आ रहे, आपको ये देखने होते हैं यहाँ पे कौन से आ रहे हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, एसिटिल कोएंजाइम से मेलोनिल कोएंजाइम। ओके, देन क्यू देख लेते हैं, रेस्पायरेशन क्यू का तीसरा, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम है, डेफिनेटली ये वहीं पे बनता है। ओके, नाउ आर का पहला, एमिनो एसिड डिग्रेडेशन, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड है, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट। ओके, ये डिफरेंट पाथवेज है, मेटाबॉलिज्म के पाथवे हैं। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जब हम मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे तो हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये फोटो रेस्पायरेशन का एक फ्लो चार्ट है जहाँ पे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि CPM में क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो कि फोटो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये CPM पता होना चाहिए। CPM को आप ऐसे याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में फोटो रेस्पायरेशन होता है। ठीक, या तो फिर क्यूट PM से भी याद कर सकते हैं आप चाहे तो इसे, क्यूट PM जो होते हैं फोटो रेस्पायरेशन कराते हैं। ओके, चलिए हमारा स्टेटमेंट दिया गया था ग्लाइसिन से सेरीन, ग्लाइसिन से सेरीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट को, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ग्लाइसिन से सेरीन जो है वो
माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और फोटो रेस्पायरेशन के थ्रू ही बनता है। ओके, नाउ फैटी एसिड सिंथेसिस में आपका जो स्टेटमेंट दिया गया था, एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए बनता है। ओके, एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए बनता है। इस स्टेटमेंट को भी मैंने बता दिया। नाउ एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या ड्रग्स दिए गए हैं और उसके सोर्सेस बताने हैं आपको। ओके, ये बहुत ही इकोनॉमिक बॉटनी से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार गेट में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, हालांकि मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूँ, विनब्लास्टिन जो होता है वो एंटी कैंसरस होता है, एंटी कैंसरस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में हम ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको हम आंसर के साथ डील करेंगे और फिर किसी और ईयर के हम बॉटनी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।